जादुई कुकर। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर शीला अपने पिता श्यामलाल और अपनी दादी मनोरमा के साथ रहा करती थी। शीला जब केवल 5 वर्ष की थी, तब उसकी मां की सिलेंडर फटने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से श्यामलाल ने अपनी इकलौती बेटी शीला को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और उसे हमेशा खुश रखा। उसकी सारी डिमांड पूरी करी, क्योंकि वो केवल अपने बच्चे के लिए ही जीता था। श्यामलाल ने अपनी बेटी शीला को बहुत ही अच्छे संस्कार दे रखे थे। शीला एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी। उसे खाना बनाना तो आता था, लेकिन खाने के लिए अंदर कोई स्वाद नहीं होता था, जिस कारण से शीला की दादी घर में खाना बनाया करती थी। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। कितनी बार बोला है मैंने इस लड़की को खाना बनाना सीख ले, क्योंकि कुछ आए ना आए, हर स्त्री को खाना बनाना अवश्य आना चाहिए, लेकिन ये तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। देखो शीला, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। दादी, आप तो जानती हो ना, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन मेरे हाथों में कोई स्वाद नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? भगवान जाने कि तेरा क्या होगा। तेरी शादी की उम्र हो गई है, लड़के देखने वाले आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? दादी, आप बोल देना कि मुझे खाना बनाना आता है। जब मेरे ससुराल वाले मुझसे खाना बनाएंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे कितना टेस्टी खाना बनाना आता है। ऐसा कहकर शीला जोर जोर से हंसने लगती है। शीला 20 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए हमेशा श्यामलाल को उसकी चिंता रहती थी कि आखिरकार उसकी बेटी से शादी कौन करेगा, क्योंकि वो बहुत गरीब था। उसने अपनी सारी कमाई अपने बच्चे को अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई लिखाई देने में ही लगा दी थी। अब वो केवल छोटी मोटी शादी कर सकता था। एक दिन शीला को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। शीला लड़के वालों के लिए खाना बनाती है, क्योंकि उसका मानना ये था कि जिसको भी उसके हाथ का खाना पसंद आएगा वो उसी लड़के से शादी करेगी। सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। शीला तैयार होकर हाथों में चाय लेकर सभी के सामने आती है। टेबल पर खाने की सभी चीजें लगी होती है। रिश्तेदार खाने पीने की चीजें खाते हैं, जिसके बाद उन लोगों के तो मुंह बन जाते हैं, क्योंकि शीला के हाथ का खाना बहुत ही बेस्वाद होता है। तभी लड़के की माँ बोलती है, बेटा, ये खाना तुमने बनाया है क्या? जी आंटी जी, ये खाना मैंने ही बनाया है। भला ये भी कोई खाना है? ऐसा खाना तो कोई फ्री में भी ना खाना चाहे। अगर हमें पहले पता होता तो हम इस रिश्ते के लिए आते ही नहीं। मेरे घर में कितने सारे रिश्तेदार आते रहते हैं। अगर मैं उनको ऐसा खाना खिलाऊंगी तो वो मेरी कितनी बुराई करेंगे। कहेंगे तेरी बहू तो रंग रूप में अच्छी है, लेकिन खाना तो इसे बनाना ही नहीं आता। इसलिए बेटा, मैं तो तुमसे कहूंगी कि रंग रूप भले ही अच्छा हो, लेकिन गुण होना भी जरूरी है। इसलिए आज से ही कुकिंग क्लासेस शुरू कर दो। चलो अब हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। ऐसा बोलकर लड़के वाले शीला को रिजेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन शीला भी अपनी जिद नहीं छोड़ती है। बहुत लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन सभी बेस्वाद खाने के कारण उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, जिस कारण से श्यामलाल बहुत निराश हो जाता है और बोलता है, देखो शीला बेटा, अब तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़ी रही तो जिंदगी भर तुम्हारी शादी कहीं नहीं होगी। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई है, केवल मैं ही रह गई हूँ। अब आप किसी भी तरह मेरी शादी करा दीजिए, नहीं तो मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी। ठीक है, तुम्हें देखने के लिए 2 दिन बाद कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। मैं उनके लिए बाहर से खाना ले आऊंगा, और अगर वो तुमसे खाने के बारे में पूछेंगे तो तुम झूठ बोल देना। बाकी तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने आप ही खाना बनाना सीख जाओगी। ठीक है पिताजी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शीला को देखने के लिए कुछ रिश्तेदार घर पर आते हैं। श्यामलाल बाहर से जलेबी, समोसे, रसमलाई, कचौड़ी सब कुछ ले आता है और सभी को टेबल पर लगा देता है। तभी थोड़ी देर बाद हाथ में चाय का कप लेकर शीला आती है और सभी को चाय देती है। सभी लोग चाय पीते हैं और साथ में खाने पीने की चीजें भी खाते हैं।
तभी इतने में लड़के की माँ शोभावती बोलती है, बेटा, ये सब कुछ पकवान तुमने बनाए हैं? जी आंटी जी, मैंने ही बनाई है। आपको कैसे लगे? बहुत ही स्वादिष्ट है, तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। इतना अच्छा खाना तो मुझे भी नहीं बनाना आता। मुझे तो लड़की पसंद है, बस अपने बेटे से पूछ लेती हूँ। दीपक बेटा, क्या तुम्हें शीला पसंद है? जी माँ जी, आपको जैसा ठीक लगे। शीला और दीपक का रिश्ता पक्का हो जाता है। श्यामलाल और मनोरमा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद शीला और दीपक की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सारी रस्में खत्म होने के बाद अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है। तभी शोभावती शीला से बोलती है, बेटा, आज तुम्हें मीठे में हलवा बनाना है, और हाँ, रसमलाई भी बना लेना, जैसे उस दिन तुमने बनाई थी। याद है ना, हम तुम्हें देखने के लिए आए थे। उस वक्त तुमने रसमलाई बनाई थी, बिल्कुल वैसी रसमलाई चाहिए। जी माँ जी। ऐसा बोलकर शीला रसोई घर में चली जाती है और मन ही मन बोलती है, लगता है पहले दिन ही ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, जब इन्हें पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। ऐसा बोलकर शीला तुरंत अपने फोन में रेसिपी देख लेती है और रसमलाई और हलवा बनाने के लिए लग पड़ती है। जैसे तैसे करके शीला भगवान के सहारे रसमलाई और हलवा बनाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बाहर खाने पर इंतजार करते हैं। शीला डरते डरते रसमलाई और हलवा सभी को परोस देती है। तभी शीला की नंद बोलती है, मम्मी, आप तो बोलती थी कि भाभी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन मुझे तो लगता है आप उस दिन कहीं और ही खो रही होंगी, जिस कारण से आपको स्वाद का पता नहीं लगा होगा। मुझे तो हलवा और रसमलाई दोनों ही किसी काम की नहीं लगी, लेकिन मैं फिर भी भाभी को रसम के पैसे दे दूंगी। सचमुच दीदी, मुझे भी ना ही हलवा पसंद आया और ना ही रसमलाई। किसी को भी रसमलाई और हलवा पसंद नहीं आता। ये सुनकर शीला को अच्छा महसूस नहीं होता है और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए शीला अपने घर चली जाती है। पिताजी, हमने झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज मेरी पहली रसोई की रस्म पर मैंने सभी के लिए हलवा और रसमलाई बनाई थी, लेकिन किसी को भी वो पसंद नहीं आई। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो ये होता कि हम सच्चाई बोल देते तो ही बढ़िया रहता। कम से कम मुझे शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, इतना नहीं सोचते हैं। धीरे धीरे करके तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्यक्ति सीख ना सके। मुझे विश्वास है एक दिन तुम बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी। बेटा, तो चिंता क्यों करती है? कुछ दिनों के लिए तू अपनी सास से खाना पूछ पूछ कर बना लेना। बोल देना कि अभी नया नया घर है, मुझे हिसाब नहीं पता है और स्वाद का भी नहीं पता है, बस आराम से खाना बना लेना। हाँ दादी, अब यही करना पड़ेगा। शीला ऐसा बोल रही होती है। तभी श्यामलाल के फोन पर फोन आता है। वो फोन दीपक का ही होता है। श्यामलाल शीला को फोन दे देता है। इतने में ही दीपक बोलता है, शीला, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, तुम अपने पिताजी के साथ घर तक चली जाना। ठीक है। इतना बोलकर शीला फोन काट देती है। शीला अपने पिताजी के साथ घर के लिए निकल जाती है। रात का समय हो रहा होता है, जिस कारण से ऑटो के लिए वो लोग पैदल ही चलने लगते हैं। उतने में ही शीला को एक कुकर दिखाई पड़ता है। शीला उस कुकर को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद शीला को ऑटो भी मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने घर के कुछ सामान और कुकर के साथ घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद वो सारा सामान एक कोने में रख देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। जैसे तैसे करके शीला अपने हाथ का बेस्वाद खाना अपने परिवार वालों को खिलाती है। तभी एक दिन वो सफाई कर रही होती है, तभी उसे वही कुकर मिलता है। ये देख शीला अपने आप से बोलती है, अरे वाह, ये तो वही कुकर है, अब मैं इसी में खाना बनाऊंगी। वैसे भी पुराने वाले कुकर में सीटी नहीं लगती है। अच्छा हुआ ये कुकर मिल गया। ऐसा बोलकर शीला उस कुकर को धुलकर रख लेती है और शाम को उसी कुकर में दाल धुलकर गैस पर चढ़ा देती है। तभी वो अपने आप से बोलती है, हे भगवान, आज बस अच्छी सी दाल बन जाए। शीला के इतना बोलते ही कुकर में ऊपर तक दाल भर जाती है।
ये देख शीला हैरान रह जाती है और अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मुझे तो ये कोई जादुई कुकर लगता है। मैंने अभी अभी दाल चढ़ा कर रखी थी, मेरे अचानक अच्छी दाल बोलने पर ही ये दाल बनकर तैयार हो गई। अगर ये जादुई है तो सचमुच मेरी मदद हो जाएगी। पहले मैं दूसरे बर्तन में दाल खाली करके फिर से किसी और व्यंजन के बारे में बोलती हूँ। ऐसा बोलकर शीला दूसरे बर्तन में दाल खाली कर लेती है और फिर से बोलती है, हे भगवान, काश बहुत ही स्वादिष्ट शाही पनीर बन जाए। शीला के दोबारा ऐसा बोलने पर तुरंत शाही पनीर बन जाता है। ये देख शीला बहुत ही खुश हो जाती है और उसे जादुई कुकर पर विश्वास हो जाता है। शीला तुरंत एक चम्मच उठाती है और शाही पनीर को चख कर देखती है। अरे वाह, सचमुच ये शाही पनीर कितना स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। शीला ऐसे ही कुकर से बुलवा कर स्वादिष्ट चावल भी बनवा लेती है और रात के खाने में सभी को शाही पनीर, दाल और चावल सर्व करती है। खाने की खुशबू सूंघकर शोभावती बोलती है, आज कौन से मिर्च मसाले डाले हैं जो खाने में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? कुछ नहीं माँ जी, वही रोज वाले मसाले डाले हैं। अच्छा, खाकर बताइए कैसा बना है खाना। सभी लोग खाना खाते हैं और स्वादिष्ट खाना होने के कारण सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं, जिसके बाद सभी लोग शीला की खूब तारीफें करते हैं। सचमुच मान गया मैं, तुम सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आज तुम्हें मेरी तरफ से एक बढ़िया सा तोहफा। अपनी तारीफ सुनकर शीला फूली नहीं समाती है। ऐसी ही खुशी खुशी अब शीला जादुई कुकर की मदद से रोजाना खाना बनाया करती। इसी तरह शीला जादुई कुकर की मदद से सभी का दिल जीत लेती है और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो नामक गांव में प्रिया अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। प्रिया बहुत ही साधारण और घरेलू लड़की थी और साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसकी माँ बाजार में सब्जियां बेचती थी। सब्जी बेचकर ही घर और प्रिया की बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा पाती थी। एक दिन प्रिया की माँ घर में खाना बना रही होती है, तभी प्रिया उनके पास गई और बोली, माँ, मुझे किताब खरीदने हैं। मेरे पास सालों से किताब नहीं थी और एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। माँ, अगर मैं किताब नहीं खरीदूंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? ऐसे तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी ना। बेटी, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम खाना खा लो, मैं पैसों का जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर प्रिया की माँ वहाँ से अपने कमरे में चली गई। प्रिया की माँ के पास सोने का कंगन था। प्रिया की माँ ने प्रिया की किताब खरीदने के लिए वो कंगन साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आए और पैसे लेकर प्रिया को दिया। ये लो बेटी, ये कुछ पैसे, इससे तुम अपनी पढ़ाई के लिए किताब खरीद लेना। पर माँ, आपके पास तो पैसे नहीं थे ना, फिर कहाँ से आए आपके पास पैसे? बेटी, मेरे पास जो सोने का कंगन था उसे मैंने साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आए। पर बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और बड़ी होकर एक अफसर बनो, जिससे हम एक क्या ऐसे हजारों कंगन खरीद सके। हाँ माँ, आप देखना, मैं बड़ी होकर इस शहर के सबसे बड़ी ऑफिसर बनूंगी और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर प्रिया वो पैसे लेकर किताब खरीदने चली गई। प्रिया जब किताब लेने जा ही रही थी, तभी अचानक से बहुत ही तेज बारिश होने लगी और प्रिया बारिश में पूरी भीग गई और प्रिया के पास जो किताब खरीदने के लिए पैसे थे वो भी गल गए और गल के फट गए। ये देखकर प्रिया बहुत जोर जोर से रोने लगी। अरे, मेरे सारे पैसे तो फट गए, अब मैं अपनी किताब कैसे खरीदूंगी? माँ ने इतनी मेहनत से मुझे ये पैसे दिए थे, अगर माँ को पता चला तो माँ भी बहुत दुखी होगी। मैं अब घर नहीं जाऊंगी। ये बोलकर प्रिया रोते रोते वहाँ से जंगल की ओर जाने लगी। चलते चलते उसे बहुत तेज प्यास लगी। यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं है। अरे हाँ, वो सामने एक झोपड़ी दिख रहा है, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ पानी मिल जाए।
फिर प्रिया उस झोपड़ी की ओर चल पड़ी। वो झोपड़ी बाहर से बहुत ही टूटी फूटी लग रही थी। प्रिया झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, कोई है अंदर? क्या कोई मुझे पानी पिला सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। प्रिया ऐसे ही बहुत आवाज लगाई, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर प्रिया झोपड़ी के अंदर झांकने लगी। प्रिया ने देखा वो घर अंदर से थोड़ा अजीबोगरीब है। उस घर के अंदर सारे जादुई सामान रखे हुए हैं। प्रिया वो सब देख ही रही थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे कौन हो तुम और क्या करने आई हो मेरी झोपड़ी के सामने? ये आपका घर है? सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पानी पीने आ गई। क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? ये सुनकर जादूगरनी चुटकी बजाती है और प्रिया के हाथ में पानी का गिलास आ जाता है। ये देखकर प्रिया चौंक जाती है। फिर जादूगरनी कहती है, तुम यहाँ अब से मत आना। यहाँ अकेले कोई भी नहीं आता, सब यहाँ आने से डरते हैं। क्या तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? मैं बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ। मैं घर वापस नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम बहुत मुश्किल से गुजर रही हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। जादूगरनी की बात सुनकर प्रिया जादूगरनी को सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर जादूगरनी कहती है, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरी तरह है। बचपन में मुझे भी पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन गरीबी की वजह से मैं भी पढ़ नहीं पाई और लोगों के ताने सुन सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए मैं रूपा जादूगरनी से जादू सीखकर एक जादूगरनी बन गई। पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। जादूगरनी जी, आप तो बहुत ही अच्छी हो, फिर भी लोग आपसे क्यों डरते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी, जबकि मैंने गांव वालों की बहुत बार मदद करने की कोशिश भी की, परंतु उन लोगों ने मुझे गांव से ही निकाल दिया और तब से ही मैं गांव से बाहर यहाँ जंगल में रहने लगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों को हल कर दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी ने जादुई छड़ी घुमाई और उनके हाथों में तरह तरह के नेल पॉलिश आ गए। जादूगरनी ने वो नेल पॉलिश प्रिया को दे दिया और बोली, ये लो बेटी, ये नेल पॉलिश, इसे तुम अपने हाथों पर लगाना। और ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, बल्कि ये जादुई नेल पॉलिश है। तुम इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जादूगरनी की बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई और जादूगरनी का धन्यवाद करके वो नेल पॉलिश लेकर अपने घर की ओर आने लगी। प्रिया चलते चलते बहुत थक चुकी थी। अरे हाँ, मैं इस जादुई नेल पॉलिश को बोलती हूँ, ये मुझे घर छोड़ दे। फिर प्रिया ने वो नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाई और बोली, जादुई नेल पॉलिश, मुझे घर जाना है, कृपया मुझे घर छोड़ दो। प्रिया के इतना बोलते ही प्रिया तुरंत पलक झपकते ही अपने घर पहुंच गई। फिर जाकर प्रिया ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। प्रिया की बात सुनकर प्रिया की माँ को प्रिया की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। रुकिए माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? मैं अभी इन जादुई नेल पॉलिश की मदद से कुछ मांग कर दिखाती हूँ। फिर प्रिया ने उस जादुई नेल पॉलिश से अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी मांगी। तभी वहाँ तुरंत बहुत ही सुंदर साड़ी प्रकट हो गई। ये देख प्रिया की माँ आश्चर्यचकित हो गई और उसे प्रिया की बातों पर विश्वास हो गया। अब उसके बाद प्रिया को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती, जादुई नेल पॉलिश की मदद से उसे सब कुछ मिल जाता था। कुछ ही दिनों में उनके घर की हालत एकदम ठीक हो गई। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने गार्डन में बैठकर जादुई नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगा रही थी। तभी पीछे से आकर उनकी सहेलियों ने प्रिया को डराने की कोशिश की और अचानक से आकर प्रिया को धप्पा कर दिया। प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई, जिस कारण उसके नेल पॉलिश जमीन पर टूटकर गिर गई और पूरा नेल पॉलिश बिखर गया।
ये देख प्रिया बहुत रोने लगी। अरे ये तुम लोगों ने क्या किया? ऐसे कोई डराता है भला? तुम दोनों बहुत बुरे हो, चले जाओ यहाँ से। प्रिया की सहेलियां चिढ़ते हुए वहाँ से चली गई। अब मैं क्या करूँगी? मेरी जादुई नेल पॉलिश तो टूटकर बिखर गई। प्रिया रोते रोते अपने घर के अंदर चली गई। अब प्रिया बहुत ही उदास सी रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। प्रिया की माँ के बहुत समझाने के बाद प्रिया उस जादुई नेल पॉलिश को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। फिर ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने घर के गार्डन में खेलने गई तो वहाँ जाकर प्रिया ने देखा तो उसका गार्डन तरह तरह के जादुई नेल पॉलिशों से भरा था। ये देखकर प्रिया चौंक गई। तभी उसके सामने वही जादूगरनी प्रकट हुई और बोली, प्रिया, अब ये जादुई नेल पॉलिश का खेत बन गया है। उस दिन मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे जादुई नेल पॉलिश को तुड़वाया था। लेकिन क्यों जादूगरनी? क्योंकि उस जादुई नेल पॉलिश के मिलने के बाद तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गई थी और तुमने मेहनत करना छोड़ दिया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन जब वो जादुई नेल पॉलिश टूटकर यहाँ गिरा तो उससे यहाँ नेल पॉलिश की खेती हो गई। अब से तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी माँ को बोलना इस खेत से जादुई नेल पॉलिशों को तोड़कर बाजारों में बेचने के लिए। इससे तुम्हारा घर अच्छे से चलेगा। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से अदृश्य हो गई। जादूगरनी की बात प्रिया को समझ आ चुकी थी। अब वो अपनी पढ़ाई पर मन लगा रही थी और उसकी माँ जादुई खेत से जादुई नेल पॉलिशों को तोड़कर बाजारों में बेचने लगी। ऐसे ही कुछ सालों के बाद प्रिया की जी तोड़ मेहनत रंग लाई। प्रिया एक बहुत ही बड़ी अफसर बन चुकी थी और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, हमें भी किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।